नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मूल मंत्रा सक्सेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए इस समय टीजीटी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने का सिलसिला लगातार जारी है। और संविधान के इस पोर्शन में हम जो है अभी तक बात कही, 2-3-4 टॉपिक की बात कर ली है। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक की बात करने वाले हैं और वो है आपका नागरिकता। इसके पहले हमने संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया था। इसके पहले हमने प्रियम्बल्स के बारे में भी बात किया था। तो आइए आज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। नागरिकता संबंधी प्रावधान यानी सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं, क्या नागरिकता, या इसको हम क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप भी बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या? सिटीजनशिप। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता का उपबंध है वो वास्तव में किस भाग में दिया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका नागरिकता है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में मिलता है। किस में मिलता है? भाग 2 में मिलता है। और इससे संबंधित जो आपका अनुच्छेद है वो अनुच्छेद आपका कितना है? 5 से लेकर के 11 तक का अनुच्छेद है दोस्तों। क्या है? 5 से लेकर 11 तक का आपका अनुच्छेद है। ये अलग बात है कि जो मूल संविधान था उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान 5 से लेकर 9 अनुच्छेद में था। उसके बाद 10 और 11 को हम बाद में जोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें नागरिकता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? 5 से लेकर 11 तक आपका दिया हुआ है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि हिंदुस्तान में, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख मिलता है, तो एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। और वास्तव में भारत में एकल नागरिकता या नागरिकता का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसको भी आप यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्रिटेन, भारत की तरह ही ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। और ब्रिटेन से प्रभावित होकर के हमने या हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। एकल नागरिकता का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये होता है कि भारत की केवल एक नागरिकता है। मतलब यहाँ के जितने भी निवासी हैं उनको, उनकी राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती, बल्कि उनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? केंद्र की नागरिकता होती है, देश की नागरिकता होती है। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि जैसे आपका अमेरिका दिया है, अमेरिका की अगर बात करूं तो अमेरिका में यहाँ पर क्या है? दोहरी नागरिकता का उपबंध है। अमेरिका जैसे आपका दिया है, अमेरिका में किसका उपबंध है दोस्तों? दोहरी नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर होता है। और दोहरी नागरिकता का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वहां पर एक जो नागरिकता है, एक तो आपका राष्ट्र की नागरिकता मिलती है, राष्ट्र की, और दूसरा वहां पर प्रांतों की नागरिकता मिलती है। जिस प्रांत के आप निवासी हैं उनकी भी नागरिकता मिलती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर, जब तक आपका जो है जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल है ना, जब तक उसे हटाया नहीं गया था, ठीक है, तो उसके पहले यहाँ पर क्या था? उसके पहले जम्मू कश्मीर इसका एक अपवाद था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना पृथक संविधान था। तो जम्मू कश्मीर के निवासियों को एक नागरिकता भारत की मिलती थी और एक नागरिकता जम्मू कश्मीर की मिलती थी। लेकिन जब से आपका 371 जो आपका 370 जो आपका 370 आर्टिकल हट गया है, तब से वहां पर क्या होता है? वहां पर भी अब केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था रह गई। और वो किसकी नागरिकता है? आपका भारत के संविधान की नागरिकता का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। अब प्रश्न यहाँ पर दोस्तों ये बनता है कि जो आपका नागरिकता संबंधी प्रावधान की बात जैसे हमने किया, प्रश्न यहाँ पर यह है कि जब नागरिकता संबंधी प्रावधान हिंदुस्तान में कब लागू किया गया था? क्या जब संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तब नागरिकता का प्रावधान लागू होता है? तो आप कहेंगे नहीं। वास्तव में जब 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, क्या अंगीकृत किया गया था, ठीक है, मतलब स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था उसी समय क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके लगभग तैयार हो गया था। तो उस दिन क्या होता है दोस्तों? उसी दिन हमने इसको अंगीकृत किया था। और यहाँ पर कुछ प्रावधान, कुछ अनुच्छेदों को हमने इसमें लागू भी किया गया था उसी दिन 26 नवंबर को। इसमें आपका नागरिकता संबंधी प्रावधान भी है। जो आपका नागरिकता संबंधी अनुच्छेद दोस्तों, नागरिकता संबंधी अनुच्छेद जो थे, जिसमें हमने क्या बोला? 5 से लेकर 9 तक के, क्योंकि मूल संविधान में 5 से लेकर नागरिकता 5 से लेकर 9 तक में था, 10 और 11 बाद में जोड़े गए हैं। तो स्पेशली जो नागरिकता संबंधी प्रावधान या अनुच्छेद है 5 से लेकर 9, उसे हम 26 नवंबर 1949 को ही क्या करते हैं? उसे हमने लागू कर दिया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ बातें यहाँ पर और हम लोग करेंगे। बातें क्या करना है, जरा इसके बारे में आप जानने का प्रयास करिएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वास्तव में हिंदुस्तान में नागरिकता
की बात जब हम करते हैं तो आखिर नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान क्या होते हैं, हम किस प्रकार से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तव में किस प्रकार से, किस विधा से नागरिकता का त्याग भी यहाँ पर होता है, कैसे हम नागरिकता को यहाँ पर त्याग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है कि अगर आप यहाँ पर आर्टिकल की बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि अनुच्छेद लेकर के, अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद जो आपका यहाँ पर दिया है, अनुच्छेद यहाँ पर वो 5 से लेकर के और पूरा का पूरा 11 तक है, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगर सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है कि जब हमारा संविधान, ये जो आपका 5 से लेकर 8 तक है, ये जो आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 8 है, 5 से लेकर 8 तक, ये पूरे के बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक के दोस्तों है, ये वास्तव में ये क्या करता है, ये वास्तव में नागरिकता प्रदान करने की व्याख्या करता है। क्या, 5 से 8 अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 8 तक क्या करता है, वो नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है। क्या, नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, प्रदान करता है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। 5 से 8 नागरिकता देने से संबंध में यहाँ पर दिया है, और ये कैसे आपका दिया है, तो इसमें कहता है कि 5 से 8 तक जो है वो वास्तव में जन्म प्रव्रजन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। प्रव्रजन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर कर देना या स्थायी रूप से निवास करने का। ठीक है, प्रव्रजन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा भ्रमण करते रहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से जाकर के निवास कर देना, रहने लगना, उसको प्रव्रजन बोलते हैं। ठीक है, या अधिवास के आधार पर, या अधिवास का मतलब जहां पर आपका निवास स्थान है, जहां पर आप रहते हैं, अधिवासी आपका। ठीक है, अधिवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान है। क्या है, नागरिकता, अधिवास के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की व्याख्या करता है, नागरिकता प्रदान करने की व्याख्या करता है, इसको आप हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्याख्या करता है, ठीक, व्याख्या करता है। जबकि जैसे मैंने आपसे कहा कि जबकि आपका जो आर्टिकल 9 है, ये जो आपका अनुच्छेद 9 दिया है दोस्तों, अनुच्छेद 9 क्या करता है, अनुच्छेद 9 जो वास्तव में विदेशी राज की नागरिकता ग्रहण करने पर जो है भारतीय नागरिकता के लोप होने का प्रावधान करता है। क्या, कि अगर आपने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया है, विदेशी नागरिकता प्राप्त होने पर, ध्यान रखिएगा, विदेशी नागरिकता प्राप्त होने पर भारतीय नागरिकता के लोप होने का प्रावधान करता है। भारतीय नागरिकता के लोप होने का प्रावधान करता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, प्रावधान करता है, क्लियर हो रहा है, समझ में बात आ रही है, करता है। जैसे मैंने कहा कि भाई 5 से 8 तो नागरिकता देता है, वो नागरिकता छीनता नहीं है, लेकिन जो आपका आर्टिकल 9 है वो सीधे सीधे क्या करता है, विदेशी नागरिकता प्राप्त होने पर भारतीय नागरिकता के स्वतः लोप होने का प्रावधान करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर यह है कि जब भारत का संविधान लागू होता है, तो भारतीय संविधान के लागू होने पर वास्तव में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहा गया है, ये जो आपका संविधान है, कहा गया है कि भारत के संविधान के प्रारंभ में भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। भारतीय संविधान में सीधे सीधे कहा जाता है, क्या कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ होने पर, मतलब जब संविधान का प्रारंभ होता है, संविधान के प्रारंभ में भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में रहने वाला नागरिक जो है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर क्या होता है, अगर वह क्या करता है, अगर वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, या फिर क्या हो, या फिर दूसरी बात यहाँ पर कहते हैं जिसके माता पिता में से कोई भी माता पिता से में कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जन्मा हो। या फिर क्या हो सकता है, या तीसरी बात यहाँ पर क्या बोलता है, ये सब प्रावधान बोलता है कि कौन कौन भारत का नागरिक होगा भारत के संविधान के लागू होने के साथ। या फिर क्या बोलता है, कम से कम 5 वर्ष, या क्या बोल रहा है, कम से कम 5 वर्ष से भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा हो
ठीक है। और ये सीधे सीधे आर्टिकल ये जो आपका दिया है ना यहाँ पर कम से कम 5 साल, ये अनुच्छेद 5 में दिया गया है। ये आपका अनुच्छेद 5 में उल्लेखित है कौन, ये वाला पॉइंट जो है कम से कम 5 वर्ष से भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा हो, आर्टिकल 5 में दिया है। अब देखिए या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, या फिर आपका चौथी पॉइंट यहाँ पर दिया है, ये सब प्रावधान करता है। या चौथी बात यहाँ पर क्या बोलता है, चौथी बात कहता है कि 26 जनवरी, ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय राज्य क्षेत्र का आदिवासी हो, भारतीय राज्य क्षेत्र का क्या हो दोस्तों, आदिवासी हो। बात क्लियर हो रही है, आदिवासी हो। सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। या फिर क्या बोल रहा है, या फिर क्या होना चाहिए तो, या फिर कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व, ध्यान रखिएगा ये सारे नागरिकता के प्रावधान की बात करता है कि कौन नागरिक समझा जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पांचवा कह रहा है या फिर क्या हो, तो दोस्तों या फिर यहाँ पर दिया है कि 19 जुलाई, ध्यान से रखिएगा 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ गया हो और साधारण तरीके से भारत में निवास कर रहा हो, ठीक है, भारत में निवास कर रहा हो। या फिर क्या होगा दोस्तों, या फिर छठवां पॉइंट यहां पर कह रहा है, या सब में यह लगा हुआ है कि इस तरीके से भारत का नागरिक हो सकता है था, या वह मतलब वह व्यक्ति, वह अथवा उसके माता पिता या मातामह में से कोई, मातामह या पितामह, मातामह का मतलब माता के माता पिता और पितामह का मतलब पिता के माता पिता, ठीक है, मातामह या पितामह में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। या फिर क्या है दोस्तों, या बोल रहा है, या फिर कह रहा है कि या इसमें सब में या लगा हुआ याद रखेगा। सातवां पॉइंट यहाँ पर बोलता है, सातवां पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, या फिर क्या होना चाहिए, या फिर यदि वह व्यक्ति, वह या उसके माता पिता में से कोई या पितामह या पितामही या मातामह या मातामही, ठीक है, मातामही में से कोई भारत में जन्मा हूं और भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा हो, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा हो, आवेदन कर सकता है। आवेदन किसके लिए करेगा, भारत के नागरिकता के लिए। तो वो क्या कर सकता है, वो भारत के नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट यहाँ पर दिया है ना, ये वाला पॉइंट, ये वास्तव में अनुच्छेद 8 में दिया है। इसको पंजीकरण के माध्यम से
तो ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 8 में दिया गया है। और ये जो आपका ये वाला दिया है, वह अथवा उसके माता पिता या मातामह या पितामह में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, इसका उल्लेख जो होता है वो किस में दिया है? अनुच्छेद 8(6) में दिया है। किस में दिया है दोस्तों? अनुच्छेद 6 में दिया है। ठीक है, ये सारी बात है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो आपका आर्टिकल 10 कहता है, आर्टिकल 10 यहाँ पर क्या बोलता है इसके बारे में देखें। अनुच्छेद जो आपका 10 कहता है, अनुच्छेद 10 सीधे सीधे कहता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार, किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, ध्यान रखिएगा, किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार, ठीक है, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा अन्य प्रकार से छीना नहीं जा सकता, अन्य प्रकार से छीना नहीं जा सकता, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 10 से बोलता है। और ये जो आपका आर्टिकल 11 दिया है, आर्टिकल अनुच्छेद 11 को भी जरा एक बार देख लें। अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 11 सीधे सीधे कहता है क्या कि ये जो अनुच्छेद 11 है ये क्या करता है दोस्तों? ये संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति तथा नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की शक्ति देता है, शक्ति देता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बात आपके सामने यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये सारी बात दिया है। अब यहाँ पर एक बार थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि मैंने आपके सामने यहाँ पर इतनी बातें लिखी, क्या क्या लिखी जरा देखिएगा। ये जो आपको सीधे सीधे कहा जाता है, यहाँ पर कहा गया है कि वास्तव में ये जो प्रावधान दिया है, कह रहा है कि भाई संविधान के प्रारंभ में, जब संविधान प्रारंभ होता है मतलब 26 जनवरी 1950 को, उस समय वास्तव में कौन कौन व्यक्ति किस किस कंडीशन में नागरिक होगा उसके बारे में बोला है कि अगर वह भारत के राज क्षेत्र में जन्मा हो, या उसके माता पिता में से कोई भारत के राज क्षेत्र में जन्मा हो, या कम से कम 5 वर्ष से भारत के राज क्षेत्र में निवास कर रहा हो, ये आर्टिकल 5 का है, इसको ध्यान रखिएगा, या फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय राज क्षेत्र का अधिवासी हो, उसे नागरिकता, वो भारत का नागरिक होगा। और या फिर क्या बोलता है, या फिर 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ गया हो। अब आप जानते हैं ये सब बाहर विदेशियों के लिए, विदेशी का मतलब जो पाकिस्तान वगैरह जैसे ना, उनके लिए उल्लेख मिलता है। जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा होता है, हिंदुस्तान का बंटवारा होता है, उसके बाद बंटवारे के बाद क्या होता है, वहां से बहुत सारे रिफ्यूजीज भारत आते हैं, तो उनके संबंध में प्रावधान यहाँ पर कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ गया हो और साधारण तरीके से भारत में निवास कर रहा हो, तो स्पेशली ये पाकिस्तान इत्यादि के लिए यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या बोलता है, या फिर वह अथवा उसके माता पिता, मतलब जो जिसे भारत की नागरिकता लेनी है वह अथवा उसके माता पिता या मातामह या फिर पितामह में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। ये आर्टिकल अनुच्छेद 6 बोला है कि अगर कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक लेना चाहता है, अगर वह अथवा उसके माता पिता या मातामह या पितामह में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ है, तो वो भी भारत का नागरिक हो सकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद आपका 6 बोलता है। उसके बाद आप देखेगा फिर 7 कह रहा है क्या कि यदि वह या उसके माता पिता में से कोई, या पितामह या पितामही या मातामह में से कोई भारत में जन्मा हो और भारत के राज क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा हो, तो वह भी क्या कर सकता है, वो भी आवेदन कर सकता है। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है, एक अनुच्छेद 10 बोल रहा है किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा अन्य प्रकार से छीना नहीं जा सकता। मतलब अगर कोई आदमी चाहे कि भाई नहीं, हम जो है कोई भी सरकार अगर चाहे कि भाई ठीक है हम फला आम इंसान का की नागरिकता को भंग कर देंगे, तो आर्टिकल 10 बोलता है कि आप ऐसे किसी की नागरिकता छीन नहीं सकते। आप किसी की नागरिकता तभी छीन सकते हैं किसकी, जब संसद द्वारा कोई बनाई गई विधि है, मतलब संसद के द्वारा जो कानून बना है, जिस तरीके से आप
उसे छीन सकते हैं, ठीक है, उसके आधार पर ही आप छीन सकते हैं, उसके अलावा कोई और विधि से आप नागरिकता को छीन नहीं सकते हैं, ठीक है। और अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रावधान से नागरिकता जा सकती है। अनुच्छेद 11 का कह रहा है कि भाई संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति तथा नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की शक्ति है। मतलब अगर संसद है तो नागरिकता संबंधी जितने भी प्रावधान है, चाहे अर्जन हो, चाहे समाप्ति हो, या फिर कोई अन्य उपबंध हो, वो केवल कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। नागरिकता संबंधी कोई उपबंध कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये कौन कहता है? आर्टिकल आपका 11 कहता है। ये सारे अनुच्छेद आपके सामने यहाँ पर दिया है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे भैया, ठीक है। चलिए अब थोड़ी बात यहाँ पर हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि वास्तव में जो नागरिकता अधिनियम 1955 आया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर जा रहा है, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। क्या कहता है? कहता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या बोलता है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका कालांतर में 1950 के बाद एक आता है क्या? नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 1955 आता है। और ये नागरिकता अधिनियम 1955 क्या करता है दोस्तों? तो ये कहता है कि भारत की, ये उपबंध करता है, क्या कहता है कि भाई भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो अब इसने यहाँ पर तरीका बताया कि ये जो अधिनियम है कहता है कि भाई अगर आप भारत के नागरिक हैं, नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इससे कई सारे उपबंध हैं। पहला क्या दिया है? पहला आपका दिया है जन्म से। पहला क्या बोलता है? पहला करता है जन्म से। जन्म का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि 26 जनवरी 1950, ध्यान रखिए, क्या 26 जनवरी 1950 1950, जैसे हमने शुरू में बता दिया क्या कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कोई व्यक्ति अगर भारत में जन्मा है के बाद, अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, क्या हो? भारत में जन्मा हो, कोई व्यक्ति अगर भारत में जन्मा हो, या फिर कोई व्यक्ति या फिर उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो, ठीक है, तो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। क्या बोलता है कि क्या बोल रहा है? कह रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति है वह 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा हो, या फिर उसके माता पिता या फिर जो है कोई भी अगर भारत में जन्मे हैं, तो वो जन्म के साथ क्या होगा? जन्म के साथ ही भारत का नागरिक माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या बोलता है भाई? दूसरी बात यहाँ पर कहता है वंश परंपरा। क्या बोलता है दोस्तों? वंश परंपरा। अब यहाँ पर आपको उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। वंश परंपरा के द्वारा भी आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे जरा आप देखिएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 26 जनवरी 1950, क्या बोलता है भाई? 26 जनवरी 1950 के पश्चात 1950 के पश्चात वह भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसके माता पिता या इनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो। बात क्लियर हो रही है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 26 जनवरी 1950 के पश्चात देश के बाहर कहीं अगर उसका जन्म हुआ, जैसे मान लीजिए अमेरिका में जन्म लिया है, लेकिन अगर जन्म के समय, जब उसका जन्म हुआ था, जन्म के समय अगर उसके माता पिता या फिर दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हैं, तो वह अपने आप क्या हो जाएगा? वह भारत का नागरिक माना जाएगा, उसे भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। तो हमने क्या बोला जन्म के साथ कि अगर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ, या फिर उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ है, तो फिर उसे जन्मे के साथ ही क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा, उसे नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर वंश परंपरा, जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति भले ही वह विदेश में जन्म लिया हो, लेकिन जन्म के समय अगर उसके माता पिता में से कोई एक या फिर दोनों भारत के नागरिक हैं, तो उससे नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने आप क्या मिलेगी? अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उसे भारत का नागरिक अपने आप स्वीकार कर लिया जाएगा, ठीक है।
तीसरी बात यहाँ पर कहता है, थर्ड आपका दिया है यहाँ पर क्या, तीसरा है आपका पंजीकरण। तीसरा क्या दिया है आपका, पंजीकरण द्वारा। तीसरा आपका दिया है पंजीकरण, पंजीकरण, पंजीकरण द्वारा भी आप नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों कि ये जो आपका पंजीकरण द्वारा ना, ये वास्तव में विदेशी व्यक्तियों के लिए किया गया है। अब यहाँ पर क्या बोला है, विदेशी व्यक्तियों, ध्यान रखिएगा, विदेशी, ये प्रावधान विदेशी व्यक्तियों के लिए है, के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ शर्त के साथ, ये नहीं कि आप कुछ शर्त के साथ आपको नागरिकता मिलेगी। यहाँ पर अब कौन कौन सी शर्त है दोस्तों, तो जरा देखिएगा। यहाँ पर पहली बात क्या कहा गया है कि भाई कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, नागरिकता उसे अपनी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है पंजीकरण के द्वारा। कब, जब वह कम से कम 5 वर्षों से भारत के राज क्षेत्र में निवास कर रहा हो। क्या, कम से कम 5 वर्षों से, कम से कम 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो। भारत का मतलब किसी भी क्षेत्र में निवास कर रहा हो, ठीक है, तो वह भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात हमने क्या बोला यहाँ पर कि विदेशी स्त्री, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विदेशी स्त्री भारतीय नागरिक से विवाह कर चुकी है, भारतीय नागरिक से विवाह कर चुकी है, या भविष्य में करेगी, तो वो भी भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण के द्वारा अप्लाई कर सकती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पता लगा फ्रांस की लड़की है और भारत का लड़का है, और अगर वह फ्रांस की लड़की भारत के लड़के से विवाह कर लेती है या करने वाली है, तो वह भी पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती है। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। ये सारे पॉइंट यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ पंजीकरण के माध्यम से। तीसरी बात क्या बोलता है यहाँ पर, थर्ड बात यहाँ पर कह रहा है भाई, क्या थर्ड बात कहता है यहाँ पर कि भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर, कोई मान लीजिए भारतीय है, भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा है, ठीक है। अगर कोई भारतीय है जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा है, तो अभी पंजीकरण के माध्यम से क्या कर सकता है भाई, भारतीयता के लिए मतलब नागरिकता, भारतीय नागरिकता के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। चौथी बात यहाँ पर क्या कहना जा रहा है कि भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, क्या बोला है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे वो भी आपके अप्लाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल देश, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल देश के नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं, करते हैं, वो भी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 तरीका है पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए। कौन कौन सा, पहला दिया है कि कम से कम 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा, कोई भी विदेशी व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों से अगर वो भारत में निवास कर रहा है, तो वो पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, विदेशी स्त्री जो भारतीय नागरिक से विवाह कर चुकी है या फिर भविष्य में करेगी, वो भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकती है। भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा है, वो भी वास्तव में क्या कर सकता है, वो भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता पा सकता है। और भारतीय नागरिक के अगर नाबालिग बच्चे हैं वो भी बाहर रह रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और राष्ट्रमंडल देश के नागरिक जो भारत में रहते हैं या फिर भारत सरकार की नौकरी करते हैं दोस्तों, वो भी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता पा सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद चौथा जो कार्य तरीका है वो क्या है, वो है आपका देशीकरण के द्वारा। चौथा तरीका दोस्तों क्या है, देशीकरण के माध्यम से। चौथा तरीका यहाँ पर ये है कि देशीकरण के द्वारा भी आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब देशीकरण के द्वारा के प्रावधान क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि कोई व्यक्ति भारत सरकार द्वारा
देशीकरण का प्रमाण पत्र पाकर, क्या देशीकरण का प्रमाण पत्र पाकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह 10 वर्ष से भारत क्षेत्र में निवास कर रहा है, भारत क्षेत्र में निवास कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो रही कि कोई व्यक्ति अगर 10 वर्ष से भारत में क्षेत्र में निवास कर रहा है तो वह भारत सरकार द्वारा देशीकरण का प्रमाण पत्र पाकर के भी क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो पांचवा और लास्ट आपका तरीका बताया गया है वहां पर 1955 के अधिनियम के द्वारा, वो कौन है, वो आपका दिया है यहाँ पर भूमि विस्तार द्वारा। क्या दिया दोस्तों, भूमि विस्तार द्वारा भी आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें कहा गया है क्या कि किसी नए भूभाग, ध्यान रखिएगा, किसी नए भूभाग को भारतीय राज्य में शामिल किए जाने पर उस क्षेत्र के निवासियों को दोस्तों, क्या उस क्षेत्र के निवासियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। क्या स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी, स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है, हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब ये है, उदाहरण के रूप में आप देखें, जैसे मान लीजिए अभी इस समय क्या है, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो आपका दिया है, पाक अधिकृत कश्मीर, अभी वहां के निवासियों को वास्तव में पाकिस्तान ने नागरिकता दे रखी है। लेकिन अगर फ्यूचर में भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत अपने हिस्से में मिला लेता है, भारत में मिला लेता है भारत सरकार, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वहां के निवासियों को भारत की नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि उनको स्वतः ही क्या मिल जाएगा, स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी, वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपका यहाँ पर 5 तरीका यहाँ पर दिया दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि वास्तव में भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है। जरा अंत के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं तो ज्यादा मजा आएगा कि भारत की नागरिकता का अंत क्या होगा। तो अब इसके कुछ तरीके हैं, इसको भी आप जरा देखिएगा। नागरिकता का अंत कैसे है, इसको आप जरा देखिएगा। तो हमने कहा था कि भाई इससे संबंधित अनुच्छेद क्या दिया है आपका 9। अब क्या कहता है जरा देखिएगा। यहाँ पर पहली बात कहता है कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप किसी अगर कोई भारतीय नागरिक अगर किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है तो आपकी भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या लिखा है यहाँ पर कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर, क्या स्वेच्छा से स्वीकार कर लेने पर, स्वीकार कर लेने पर ये कौन बोलता है, आर्टिकल आपका 9 बोलता है, अनुच्छेद 9 बोलता है कि अगर आप स्वतः किसी विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप आपकी स्वीकार हो जाएगी, त्याग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या है, अगर आप भारत की नागरिकता की त्याग करने की घोषणा करते हैं, क्या नागरिकता त्याग करने की घोषणा करने पर मतलब ये कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ठीक है, अगर वह भारत की नागरिकता की को त्याग करने की घोषणा करता है तो फिर आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तीसरी बात यहाँ पर है संसद द्वारा, क्या दिया गया यहाँ पर, संसद द्वारा, ध्यान रखिएगा, संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऐसा कौन कहता है, ऐसा बोलता है अनुच्छेद 10। क्या बोलता है भाई, अनुच्छेद 10 बोलता है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई किस आधार पर
किस आधार पर जो है आप भारत की नागरिकता संसद किस आधार पर भारत की नागरिकता खत्म कर सकती है? तो यहाँ पर दिया है कि भाई कई सारे कारण बताए गए हैं वहां पर। क्या, जैसे आप देखें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैं ए डालता हूँ। क्या 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 किस किस कारण क्या क्या होने पर संसद आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है और आपके भारत की नागरिकता समाप्त कर सकती है? तो यहाँ पर कहता है कि भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित होने पर। पहला क्या है? भारतीय संविधान के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा, है ना, अनिष्ठा प्रदर्शित करने पर, अनिष्ठा प्रदर्शित करने पर, ठीक है, करने पर। अगर आप अनिष्ठा प्रदर्शित कर रहे हैं भारतीय संविधान में, अगर आपका आस्था नहीं है, तो आप क्या हो, आपकी नागरिकता, आपकी जो संसद आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी। बी यहाँ पर क्या बोलता है कि युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, शत्रु की सहायता करने पर, ठीक है, करने पर। जैसे अगर मान लीजिए, अगर अब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है और कोई भारतीय अगर पाकिस्तान की सहायता करता है, तो फिर निश्चित रूप से उसकी नागरिकता संसद क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा है गलत तरीके से दोस्तों, क्या, गलत तरीके से, ठीक है, गलत तरीके से अगर क्या करते हैं, या धोखे से, गलत तरीके से या धोखे से, ठीक है, गलत तरीके से या धोखे से नागरिकता प्राप्त करने पर, नागरिकता प्राप्त करने पर आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, अपने आप संसद क्या करेगी, समाप्त कर देगी, ठीक है। डी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देशीकरण या पंजीकरण द्वारा, क्या बोला रहा है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा, किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा देने पर या सजा पाने पर। मतलब ये है कि जैसे आपने देशीकरण के माध्यम से आपने प्राप्त किया, या आप जो है पंजीकरण के माध्यम से आपने अगर जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया है, और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर अगर किसी अन्य देश के द्वारा आपको 2 वर्ष की सजा दी जाती है, तो फिर उस समय संसद आपकी नागरिकता क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। इसे भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ई क्या बोला गया है, यहाँ पर पांचवा जो आपका दिया है, पांचवा पॉइंट क्या है, कैसे आपकी नागरिकता और जा सकती है। तो यहाँ पर कहा गया है क्या कि भारतीय महिला द्वारा, ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला द्वारा विदेशी नागरिक से विवाह करने पर, विदेशी नागरिक से विवाह करने पर, ठीक है। अगर कोई भारतीय महिला और विदेशी नागरिक से विवाह करती है तो उसकी भी नागरिकता संसद खत्म कर सकती है। और फिर यहाँ पर दिया है क्या, इसके बाद आपका यफ दिया है। यफ क्या कहता है कि भारत से लगातार 7 वर्ष बाहर रहने पर, क्या, भारत से लगातार 7 वर्ष बाहर रहने पर अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष भारत से बाहर है तो संसद उसकी नागरिकता क्या कर सकते हैं दोस्तों, खत्म कर सकते हैं। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। बात समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चलें। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे एक बात आपको इम्पोर्टेंट जानना चाहिए यहाँ पर, क्या जानना है दोस्तों, वो जानना यहाँ पर ये है कि वर्तमान में जैसे होता गया ना, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ के निवासियों को जो है भारत ने नागरिकता दे रखी है। जैसे उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित 16 देश हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 16 देश हैं जिनके नागरिकों को भारत ने क्या किया है, भारत ने नागरिकता प्रदान कर सकता है। 16 देश ऐसे हैं। इसमें आपका कौन कौन, मुख्य रूप से कौन कौन आपका दिया, जैसे अमेरिका है,
कनाडा है आपका, कनाडा आपका दिया है। इसके बाद आपका फ्रांस है, फ्रांस है। फ्रांस के साथ यहाँ पर क्या दिया है आपका, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया दिया है ना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे करके 16 देश हैं जिनको भारत दोहरी नागरिकता दे सकता है। मतलब तो वहां पर उनकी देश की नागरिकता तो होगी, साथ ही भारत उनको नागरिकता प्रदान कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत में स्पेशली एकल नागरिकता की बात है का प्रावधान है, लेकिन कुछ देशों के लिए ये छूट यहाँ पर मिलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये नागरिकता संबंधी जो प्रावधान था हमने क्या किया, वहां पर पूरा खत्म कर दिया है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना, पूरी की पूरी नागरिकता कैसे आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और कैसे भारतीय नागरिकता का त्याग हो सकता है, ये सारी बातों का मैंने आपको जिक्र यहाँ पर सीधे सीधे कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा हुआ है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर अपडेट सबसे पहले पहुंचे। और आपसे मैं बार बार कहता हूं भैया कि लाइक शेयर के साथ साथ लाइक तो करिए ही करिए, शेयर भी करिए, आप दबा के शेयर करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। क्यों? क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे और बेल जो आपका दिया है, बेल को अगर आपने प्रेस कर लिया है तो ज़्यादा बेहतर है। और आप जानते हैं कि भाई जितनी जल्दी आप 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी तेज़ी से हम लाइव आकर के वीडियोज़ को आपको देना शुरू कर देंगे और साथ ही साथ लाइव क्लास लेकर के प्रैक्टिस कराना भी शुरू कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी प्रकार से प्यार बनाए रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।